हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमर्स ट्यूटोरियल पॉइंट के आज के इस वीडियो में, जिसमें एडवांस जर्नल एंट्री का आज अगला वीडियो है आपके सामने में। एडवांस जर्नल एंट्री का एक वीडियो मैं आपको पहले ही प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करवा चुका हूं। एडवांस जर्नल एंट्री का ये अगला वीडियो है और थोड़ा सा ये क्वेश्चंस आज के क्लास का थोड़ा सा टफ होने वाला है, तो आप थोड़ा इसको ध्यान से देखो तो इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चंस में आपको कह रहा है, यहाँ पे इस क्वेश्चंस में कह रहा है आपको डेप्रिसिएट मशीनरी वर्थ ₹50,000 एट द रेट 12% पर एनम। अब यहाँ पे एक वर्ड है डेप्रिसिएट। बेसिकली होता क्या है कि बिजनेस के अंदर में जितने भी प्रकार का फिक्स एसेट्स होता है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर जितने भी प्रकार का फिक्स एसेट्स होता है, सारे प्रकार के फिक्स एसेट्स पे क्या होता है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। कहने का मतलब कि जैसे जैसे आप किसी संपत्ति को, जैसे जैसे किसी फिक्स एसेट्स को आप यूज करते जाओगे, वैसे वैसे क्या होगा, तो उस एसेट्स का दाम, उस एसेट्स का वैल्यू, उस एसेट्स का जो मूल्य होगा वो क्या होगा, वो घटता चल जाएगा। तो किसी फिक्स एसेट्स के दाम में जो कमी आएगी, उसी कमी को क्या बोलेंगे, उस कमी को कहते हैं डेप्रिसिएशन। उस कमी को क्या बोलेंगे, उस कमी को कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे आपको वही कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना किस चीज पर, तो मशीनरी पे। किस पे करना है चार्ज, तो मशीनरी पे चार्ज करना है। कहने का मतलब ये हुआ कि मशीन साल भर यूज हुआ होगा, यूज होने से इसका दाम कितना कम हुआ, कितना दाम इसका रिड्यूस हुआ, उसी का क्या करना है, जितना इसका दाम कम हुआ उसी का क्या करना है, तो उसी का जर्नल एंट्री पास करना है आपको। उसी का क्या करना है, तो उसी का आपको जर्नल एंट्री पास करना है। तो सबसे पहला काम कि आपको यहाँ पे ये करना होगा कि आपको निकालना पड़ेगा कि इस पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ। तो अगर हम लोग ये निकालें, अगर किस एसेट्स पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, तो उसके लिए सबसे पहली चीज कि आप देखो कि एसेट्स था कितने रुपए का। तो एसेट्स था आपका 50,000 रुपए का। कितने परसेंट के दर से इस पे लगाना है डेप्रिसिएशन, तो 12% के दर से। इसका मतलब 12/100। अगर रहता 5% के दर से तो 5/100, रहता 6% के दर से तो 6/100 होता। और कितने महीने का, तो पूरे के पूरे साल भर का। साल भर का मतलब साल में 12 महीना, इसलिए 12/12। अगर कहता क्वेश्चन में कि नहीं हमने सिर्फ 6 महीना यूज किया, तो क्या करते हम, तब हम करते 6/12। अगर कहता कि नहीं इस मशीन को आपने 3 महीना ही यूज किया, तब क्या करते हम लोग, तब करते 3/12। तो यहाँ पे कुछ नहीं बोला, इसका मतलब साल भर यूज हुआ है। तो ये 12/12 कट गया, ये 2 0 कट गया, 12 × 5 60, और ये डबल जीरो जो है आपका ये उतर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस मशीन का जो दाम कम होगा वो कितना, साल भर में कितना यूज किया आपने, साल भर में आपने यूज किया 6,000 रुपया। कितना यूज किया आपने, 6,000 रुपये का मशीन आपने यूज किया। तो जब कभी भी किसी मशीन को हम लोग यूज करेंगे, तो उसका जब दाम कम होगा, तो दाम कम होने से क्या होगा, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक प्रकार से नुकसान का काम कर रहा है। क्या हो रहा है, आपको नुकसान हो रहा है। नुकसान होगा तो किस अकाउंट में, तो नुकसान होगा तो नॉमिनल अकाउंट में। नुकसान होगा तो किस अकाउंट में, नुकसान होगा तो नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है कि जितने भी प्रकार का नुकसान हो, जितने भी प्रकार का लॉस हो, उस सब लॉस को, नुकसान को, हानि को क्या करना है, डीआर करना है। तो डेप्रिसिएशन भी क्या होता है, तो डेप्रिसिएशन भी नुकसान होता है। डेप्रिसिएशन से भी क्या होता है, नुकसान होता है। नुकसान होता है तो नुकसान के नाम को क्या करना है, नुकसान के नाम को डीआर करना है। इसी वजह से डेप्रिसिएशन का नाम क्या किया हमने, डेप्रिसिएशन का नाम हमने किया डीआर। इसके अलावा किसका दाम कम हुआ है, दाम कम हुआ मशीन का। तो मशीन का दाम अगर बढ़े तो क्या करो, डेबिट करो। यानी कि किसी एसेट्स का दाम अगर इंक्रीज करे तो क्या करना पड़ता है, तो डेबिट करना पड़ता है। तो डिक्रीज करने पे क्या करना है, डिक्रीज करने पे क्या करना है, तो घटाना है, मतलब लेस करना है।
लेस करने का मतलब कि सीआर करना उसको, डिक्रीज करने का मतलब कि कम करना है, कम करने का मतलब मैसीन बढ़े तो डेबिट करो, मैसीन घटे तो सीआर करो, एसेट्स बढ़े तो डेबिट करो, एसेट्स घटे तो क्या करो, उसको सीआर करो। इसी वजह से यहाँ पे मैसीन का नाम क्या हो जाएगा, मैसीन का नाम सीआर हो जाएगा। तो बोलेंगे टू मैसीन अकाउंट। और कितना, तो सिर्फ 6,000 रुपीज, सिर्फ कितना, 6,000 रुपीज। ध्यान देना आपको, यानी कि पूरा का पूरा आपको यहाँ पे 50,000 रुपया नहीं लगाना डेप्रिसिएशन। 60,000 के एसेट्स में से, या सॉरी 50,000 के एसेट्स में से 6,000 रुपया आपका यूज हो चुका है इस साल। इस साल कितना यूज हुआ, 6,000 रुपया आपका यूज हो चुका। अब अगले साल इस एसेट्स का वैल्यू कितना रहेगा, अगले साल इस एसेट्स का वैल्यू 50,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 44,000। हम लोग ये जो बचा हुआ 44,000 वो अगले साल के लिए ये मैसीन आपका बचा हुआ है। तो ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। वैसे ही अगला क्वेश्चन अगर आप देखो तो अगले क्वेश्चन में आपको कह रहा है यहाँ पे, एक मिनट, अगले क्वेश्चन में कह रहा है आपको, 1 मिनट वेट, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपको अमाउंट ड्यू फ्रॉम महेश ₹20,000। महेश के पास में क्या है, तो महेश के पास में ड्यू है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि महेश के पास में क्या है, महेश के पास में ड्यू है। तो कितना ड्यू है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके पास में 20,000 रुपये ड्यू है। महेश के पास में कितना बाकी है, यानी कि महेश को मैंने कभी सामान बेचा होगा, तो उसके पास में ड्यू है मेरा, कितना रुपया ड्यू है, तो 20,000 रुपये ड्यू है। आगे कह रहा है कि इररिकवेबल एज ही बिकेम इंसॉल्वेंट, यानी कि महेश के पास, जो महेश कोई मेरा कस्टमर होगा, कस्टमर के पास में मेरे कितना रुपया बाकी है, मेरा 20,000 रुपया बाकी है। और वो उससे अब हम लोग क्या करेंगे, उससे पैसा वसूल नहीं पाएंगे, इररिकवेबल हो गया, वो पैसा अब वसूल नहीं होगा। पैसा क्या हो गया, पैसा इररिकवेबल हो गया, यानी कि वो अब वसूल नहीं होगा। क्यों नहीं वसूल कर पाएंगे उससे पैसा अब हम, क्योंकि वो बंदा क्या हो गया, वो बंदा इंसॉल्वेंट हो गया है। इंसॉल्वेंट किसको कहते हैं, तो इंसॉल्वेंट एक ऐसी दशा होती है जिसमें सामने वाला क्या होता है, तो पैसा चुकाने के लिए सक्षम नहीं होता है वो, ठीक है ना, पैसा चुकाने के लिए वो सक्षम नहीं होता, वो पैसा नहीं चुका पाएगा। मतलब उसका संपत्ति की तुलना में, इंसॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी आपकी संपत्ति कम हो और कर्जा आपका ज़्यादा हो जाए, तो ऐसे कंडीशंस को कहते हैं क्या, इंसॉल्वेंट हो जाना। तो ये इंसान क्या हो गया, ये इंसान इंसॉल्वेंट हो गया, अब ये पैसा नहीं चुका पाएगा। जब पैसा नहीं चुका पाएगा मतलब पैसा क्या हुआ, पैसा मेरा डूब गया। नहीं चुका पाने का मतलब क्या, पैसा मेरा डूब गया। तो डूबने को लिए जब हम लोग एंट्री पास करते हैं तो डूबने को कहते हैं यहाँ पे बैड डेब्ट्स। क्या कहते हैं उसको, बैड डेब्ट्स कहते हैं। तो पैसा जो आपका डूबा तो वो आपके लिए क्या हुआ, वो आपके लिए नुकसान हुआ। पैसा जो आपका डूबेगा तो क्या हो जाएगा, वो पैसा डूब जाना नुकसान होता है, नुकसान होता है तो नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है कि एक्सपेंसेस को और लॉसेस को डीआर करो, इसी वजह से बैड डेब्ट्स के नाम को डीआर किया हमने। और ये पैसा मेरा डुबाया कौन, पैसा डुबाया मेरा महेश। बेसिकली हुआ क्या होगा, तो महेश को कभी हमने सामान बेचा होगा, सपोज करो, तो सामान जिस समय बेचा होगा तो महेश का नाम उस समय डीआर क्या होगा, और टू क्या किया होगा हम लोगों ने, टू सेल्स क्या होगा उस समय। अब ये महेश, उस समय महेश को हमने क्या बनाया था, महेश को अपना डेप्टर्स बनाया था, अपने एसेट्स बनाया था, इसी वजह से महेश का नाम उस समय हमने डीआर किया था। कभी भी किसी भी पार्टी का नाम अगर डेबिट में आप लिख रहे हो, उसका मतलब उसको अपना एसेट्स बना रहे हो आप। तो महेश को आपने अपने एसेट्स बनाया था उस समय डीआर करके, ठीक है ना, वो पार्टी को अपने। अब महेश चूंकि पैसा नहीं चुकाएगा तो महेश का ये जो डेबिट में जो अमाउंट होगा, जो भी यहाँ पे, इस अमाउंट को क्या करना होगा, इस अमाउंट को अब खत्म करना होगा, क्योंकि पैसा बैड डेब्ट्स हो चुका है, पैसा डूब चुका है। तो महेश का खाता बंद करने के लिए क्या करना होगा, महेश पहले से डेबिट था, बंद करने के लिए क्या करना होगा, तो महेश को सीआर करना होगा, तो खाता उसका क्लोज हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू महेश अकाउंट। और कितने रुपए से, तो 20,000 रुपये से, यानी कि 20,000 रुपये आपको लिखना होगा डीआर में भी, और 20,000 रुपये कहाँ पे लिखना होगा, तो 20,000 रुपये लिखना होगा सीआर में भी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बैड डेब्ट्स अकाउंट डीआर टू महेश। आंसर क्या होगा, बैड डेब्ट्स अकाउंट डीआर टू महेश हो जाएगा।
वैसे ही थर्ड नंबर में अगर आप देखो, थर्ड नंबर में अगर आप देखो तो थर्ड नंबर में आपको कह रहा है यहाँ पे कि एन अमाउंट ऑफ रुपीज, क्वेश्चंस में कह रहा, एक मिनट, क्वेश्चंस में कह रहा है आपको कि एन अमाउंट ऑफ रुपीज 500, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 500 which was written of bad debts, which was written of bad debts in previous year, in previous year, यानी कि पिछले साल कोई मेरा ऐसा कस्टमर होगा, पिछले साल मेरा कोई ऐसा कस्टमर होगा जिस कस्टमर को हमने सामान बेचा होगा। अब वो उस समय पैसा नहीं चुकाया हमको, जब पैसा नहीं चुकाया होगा तो अभी हमने देखा, आपको कहा था कि पैसा नहीं चुकाएगा तो बैड डेब्ट्स मान लेना है, तो हमने 500 रुपये का हमने क्या कर लिया था, बैड डेब्ट्स मान लिया था। सपोज करो कि उसी वाले अमाउंट में कोई ऐसा कस्टमर होगा जिसके पास 500 रुपया बाकी होगा, तो अब वो पैसा नहीं चुकाया हमको, बाद में फिर पैसा चुका दिया, उसको कहते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर। वही चीज कह रहा है यहाँ पे भी, आपको क्या कह रहा है कि एन अमाउंट ऑफ रुपीज 5,000 विच वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स इन प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछले साल 500 रुपया क्या हो चुका था, आपका बैड डेब्ट्स हो चुका था, आपने उसको रिटर्न ऑफ कर दिया था, खत्म कर दिया था। रिटर्न ऑफ का मतलब क्या, खत्म कर दिया था आपने उसको। किस वजह से, क्योंकि आपने माना था कि वो पैसा क्या हो गया, मेरा डूब गया, बैड डेब्ट्स हो गया, तो अब मेरे को पैसा नहीं आएगा प्रीवियस ईयर में। लेकिन क्या हुआ, लेकिन ये पैसा रिकवर्ड हो गया। कभी कभी ऐसे कोई कस्टमर होते हैं ईमानदार, उस समय उसके पास में पैसा नहीं था, अब वो कस्टमर पैसा नहीं चुका पाया, बार बार टोकने के कारण वो, उसको लगा कि बार बार पैसा के लिए टोका जा रहा, वो क्या हो गया, वो हम लोगों से थोड़ा सा दूरी बना लिया, सेलर से दूरी बना लिया। अब सेलर ने क्या समझा, सेलर ने समझा कि लगता है कि ये पैसा नहीं चुकाएगा हमको, उसका कुछ अता पता भी नहीं है। जैसे सपोज करो कि आप में से ही किसी का पैसा ड्यू रहे और हम उसको क्या करें, बार बार पूरा आपकी पढ़ाई हो जाए सपोज करो, अब हम फिर क्या करें, पैसे के लिए आपको बार बार टोकना स्टार्ट करें, पैसा मांगना स्टार्ट करें आपसे। अब उसमें से किसी बच्चे के साथ में सपोज करो आप लोगों के साथ में कुछ जिनमिन प्रॉब्लम हो कि पैसा तो देना तो चाह रहे हैं आप, लेकिन पैसा अभी किसी कारणों से नहीं है आपके पास में, तो हम मेरे बार बार टोकने के कारण आप क्या किए, आप 11th में फिर आना बंद कर दिए। तो मुझे क्या लगा, मुझे लगा कि ये बच्चा पढ़ के क्या हो, ये बच्चा पढ़ के भाग चुका है, पैसा नहीं आएगा, तो हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि ये पैसा मेरा बैड डेब्ट्स हो गया, पैसा मेरा क्या हो गया, पैसा मेरा बैड डेब्ट्स हो गया। लेकिन यही आप में से जो पैसा मेरा बैड डेब्ट्स हमने माना था, अब इस बच्चे को फिर क्या हुआ, बाद में पैसा आ गया अगर, तो 12th के समय में वो आया मेरे पास और उसने कहा कि सर 11 का ये लीजिए पैसा 5,000 रुपया, ये लीजिए 6,000 रुपया, तो ये पैसा जो 11th में मैंने आपसे पढ़ा था उस समय किसी कारणों से मैंने पैसा नहीं चुकाया था आपको, अब मेरे पास पैसा आ चुका तो मैं ये पैसा आपके लिए लेकर आया हूं सर। तो क्या समझ में आया, जो पैसा मैंने डूबा हुआ मान के छोड़ दिया था जिस पैसे को, वो पैसा बाद में रिकवर हो गया, तो इसको कहते हैं हम लोग बैड डेब्ट्स रिकवर। क्या कहते हैं उसको, बैड डेब्ट्स रिकवर। तो इसका एंट्री किस तरीके से पास करेंगे देखना। तो एंट्री क्या पास होगा इसका एंट्री पास होगा कैश अकाउंट डीआर टू बैड डेब्ट्स रिकवर, क्योंकि डूबा हुआ पैसा मेरे पास आया या किसी प्रकार का पैसा आया, पैसा तो आया आपके पास में, पैसा जब आ गया आपके पास में आप कहेंगे कैश अकाउंट डीआर। और कौन सा वाला पैसा आया था, तो बैड डेब्ट्स वाला आया था। जिस समय पैसा डूबा था, तो अभी मैंने आपको कहा था ना कि जब पैसा आपका डूबे तो आप एंट्री क्या पास करते थे, आप एंट्री पास करते थे बैड डेब्ट्स अकाउंट डीआर। और जो डुबाया, जैसे कि सूरज डुबाया अगर, तो आप क्या लिखते थे, आप लिखते थे सूरज का नाम। तो जब पैसा डूबा था तो बैड डेब्ट्स का नाम आपने क्या किया था, डीआर किया था। तो जब पैसा डूबा हुआ वापस आएगा तो बोलेंगे टू बैड डेब्ट्स, लेकिन साथ साथ में क्या लगा देंगे, जब डूबा था तो बैड डेब्ट्स का नाम डीआर, जब वापस आएगा तो क्या बोलेंगे, बैड डेब्ट्स रिकवर। यहाँ पे था ये डीआर, यहाँ पे क्या कर देना, यहाँ पे कर देना इसको सीआर, लेकिन बस क्या करना, इस बैड डेब्ट्स के साथ में एक वर्ड और लगा देना, रिकवर्ड, ताकि आपको पता चले कि ये पैसा कौन सा वाला आया हुआ, तो डूबा हुआ पैसा आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैसा आएगा कैश एसेट्स रियल अकाउंट कम्स को डीआर, और ये डूबा हुआ पैसा आया इसलिए
इनकम हुआ, इनकम के नाम को सीआर करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा कैश अकाउंट डीआर टू बैड डेब्ट्स रिकवर। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन हुआ। वैसे ही थर्ड नंबर क्वेश्चन देखें अगर आप, थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है कि ये 4 नंबर में क्या रहा है कि सोहन हु ओज ₹10,000, सोहन नाम का कोई कस्टमर है, उसके पास में मेरा पैसा कितना बाकी है, उसके पास में पैसा मेरा बाकी है 10,000 रुपीज। कितना पैसा बाकी है? 10,000 रुपीज। फिर कह रहा है कि बिकेम इंसॉल्वेंट, ये क्या हो चुका? ये इंसॉल्वेंट हो चुका, दिवालिया हो चुका है, फाइनेंशियली पागल हो चुका है वो, यानी कि उसके पास में पैसा नहीं है, इंसॉल्वेंट हो गया वो। आगे कह रहा है कि ओनली 50 पैसे, लेकिन इतना भी इंसॉल्वेंट नहीं हुआ कि वो पूरा ही पैसा नहीं चुका पाए, वो पैसा चुकाने के लिए सक्षम है, लेकिन कितना पैसा? तो मात्र 50 पैसा, यानी कि 1 रुपए में 50 पैसा वो चुकाएगा। तो इसका मतलब कितना नहीं चुका पाएगा वो? तो 50 पैसा नहीं चुका पाएगा। जैसे सपोज करो किसी के पास में 1,000 रुपया अगर बाकी हो, किसी के पास में 1,000 रुपया अगर बाकी हो, इसका मतलब क्या हुआ? वो 1,000 में अगर आधा पैसा 50% पैसा, यानी कि 1 रुपए में 50 पैसा चुकाएगा, मतलब तो 1,000 में कितना? 1,000 में 500 चुकाएगा, इसका मतलब 500 नहीं चुका पाएगा। किसी के पास में 10,000 रुपया बाकी हो और क्वेश्चन में क्या है कि 1 रुपए में 60 पैसा चुकाएगा, मतलब 10,000 का 60% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 6,000 रुपये चुकाएगा, 4,000 रुपये नहीं चुका पाएगा। वो इस तरीके से निकालेंगे इसको, यानी कि ये 10,000 को गुना करेंगे 0.50 से, तो 50 से तो कितना आ जाएगा? तो 5,000 रुपये आ जाएगा। 0.50 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 5,000 आएगा। अब इसका एंट्री कैसे पास करेंगे? तो सोहन ने हमको क्या किया? सोहन ने हमको चुकाया। सोहन क्या कर रहा है? हमको चुका रहा है। तो क्या बोलेंगे हम लोग? बोलेंगे कैश अकाउंट डीआर। क्या बोलेंगे? कैश अकाउंट डीआर। क्योंकि जब वो चुकाएगा तो मेरे पास में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो पैसा एसेट्स, एसेट्स होगा तो रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का नियम कहता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, तो कैश का नाम डीआर हो जाएगा। मेरा कुछ पैसा डूबा भी है, डूबा है तो क्या डूबा तो क्या हुआ? नुकसान लग गया। और डूबने को क्या कहते हैं? डूबने को कहते हैं बैड डेब्ट्स। इसलिए बैड डेब्ट्स अकाउंट भी क्या हो जाएगा? बैड डेब्ट्स अकाउंट भी डीआर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैड डेब्ट्स अकाउंट भी डीआर हो जाएगा। और साथ साथ में ये नुकसान और पैसा, ये दोनों देने वाला कौन है? दोनों देने वाला है सोहन। पैसा और नुकसान दोनों देने वाला कौन है? सोहन। तो सोहन एक पर्सन है। पर्सन होगा तो किस अकाउंट में? पर्सन होगा तो पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है कि गिवर के नाम को क्या करो? गिवर के नाम को सीआर करो। तो 10,000 में से 1 रुपए में से 50 पैसा चुकाएगा, तो 10,000 में कितना पैसा चुकाएगा वो पैसा चुकाएगा 5,000 रुपया। कितना चुकाएगा? 5,000 रुपया। तो डूबेगा कितना? तो डूबेगा भी 5,000 रुपया। दोनों डीआर को मिला के सीआर में कितना लिखना? तो दोनों डीआर को मिला के सीआर में लिखना आपको 10,000 रुपये, यानी कि 10,000 रुपीज। तो इसका ये फाइनली आंसर हो जाएगा कैश अकाउंट डीआर, बैड डेब्ट्स अकाउंट डीआर टू सोहन्स अकाउंट। तो ये 4 नंबर भी हो गया। वैसे ही 5th नंबर में कह रहा है आपको, 5th नंबर में कह रहा है क्या कि एक मिनट, 5th नंबर में कह रहा है आपको कि चेक विच वाज रिसीव फ्रॉम मोहन। एक चेक है जो कि किससे रिसीव हुआ आपको? वो मोहन से रिसीव हुआ। किससे रिसीव हुआ? मोहन से रिसीव हुआ आपको, ठीक है ना? चेक रिसीव हुआ आपको मोहन से। उसके बाद फिर क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है कि डिपॉजिटेड इनटू द बैंक द नेक्स्ट डे, यानी कि ये जो पैसा जो आपने जमा किया बैंक, ये जो चेक जो आपने जमा किया बैंक में, सेम डे में जमा नहीं किया आपने। इस चेक को आपने क्या किया? तो नेक्स्ट डे में जमा किया। कब जमा किया आपने? नेक्स्ट डे में जमा किया। तो चेक के संबंध में एक बात ध्यान रखनी है आपको, चेक अगर मेरे पास आ जाए और आज के डेट में ही जमा कर देंगे अगर हम बैंक में, तो बैंक वर्ड यूज करेंगे। और अगर मेरे पास चेक आ जाए और नेक्स्ट डे में अगर जमा करेंगे तो चेक इन हैंड वर्ड यूज करेंगे, ठीक है ना? जैसे सपोज करो कि ये चेक हमको किससे आया? तो मोहन से आया। तो चेक अगर सेम डे में जमा करते हैं हम, अगर इस चेक को अपन लोग क्या करते हैं? सेम डे में ही जमा करते हैं, तब एंट्री क्या पास करते हैं? एंट्री पास करते हैं हम लोग बैंक अकाउंट डीआर टू गिवर का नाम, चूंकि पैसा बैंक में आता है, बैंक पर्सन, पर्सनल अकाउंट, रिसीवर को डीआर करेंगे, तो बैंक का नाम डीआर होता। पैसा चेक देने वाला कौन? चेक देने वाला मोहन। मोहन कौन है? मोहन है पर्सन। पर्सन होगा तो पर्सनल अकाउंट में, और पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है कि गिवर के नाम को सीआर करेंगे। इसी वजह से मोहन का नाम क्या होता? मोहन का नाम सीआर हो जाता।
मोहन का नाम क्या होता, मोहन का नाम सीआर हो जाता, तो बैंक टू मोहन होता, ठीक है ना, क्या हो जाता, बैंक टू मोहन, अगर सेम डे में जमा करते तब। लेकिन क्वेश्चंस में कह रहा है कि नहीं, सेम डे में जमा नहीं किया आपने, नेक्स्ट डे में जमा किया है, तो जब सेम डे में जमा नहीं किया हमने, अगले दिन में जमा किया हमने, तब यहाँ पे क्या होगा, तब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बैंक के स्थान पे चेक वर्ड यूज करेंगे, तो एंट्री क्या पास होगा, एंट्री हो जाएगा चेक इन हैंड अकाउंट डीआर। चेक अगर नेक्स्ट डे में जमा करेंगे तो क्या यूज करेंगे हम लोग बोलेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डीआर, बैंक के स्थान पे चेक वर्ड यूज करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डीआर। और ये चेक देने वाला कौन है, चेक देने वाला है मोहन, तो बोलेंगे टू मोहन अकाउंट, क्या बोलेंगे, टू मोहन अकाउंट। तो ये एंट्री पास होगा, यानी कि इस वाले क्वेश्चंस का एंट्री पास होगा, चेक इन हैंड अकाउंट डीआर टू मोहन होगा, चेक इन हैंड अकाउंट डीआर टू मोहन होगा, क्योंकि चेक मेरे हैंड में रह गया, मेरे हाथ में रह गया, हमने चेक को जमा नहीं किया। अब अगर क्वेश्चंस में आगे यहाँ पे अगर कहता, कह भी रहा है कि आपने क्या किया, इस चेक को नेक्स्ट डे में जमा किया, यानी कि जब अगला दिन आएगा, जब अगला दिन आएगा तो अगले दिन में फिर से आपको एक एंट्री पास करना होगा। एंट्री क्या पास करना होगा, तो अब इस बार आप ये पैसा क्या करेंगे, ये पैसा, ये चेक आप क्या करेंगे, बैंक वाले को देंगे, तो आप एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डीआर, एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डीआर। और यही चेक आपके पास से जाएगा, यही चेक आपके पास से जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, टू चेक इन हैंड, क्योंकि चेक जब आया था तो आपने नाम क्या रखा था इसका, जब चेक आपके पास में आया था तो आपने नाम रखा था चेक इन हैंड, तो जब चेक आपके पास से जाएगा तो क्या करेंगे, तो जाएगा तो चेक इन हैंड वर्ड ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, यहाँ पे दो एंट्री पास होगा, एक तो ये एंट्री पास होगा जिस दिन में चेक रिसीव हुआ आपका, और जिस दिन आप अगले दिन में जब चेक को जमा करोगे बैंक को, तो उस दिन क्या एंट्री पास होगा, उस दिन ये एंट्री पास होगा, बैंक अकाउंट डीआर टू चेक इन हैंड। तो ये बात ध्यान रखना है कि सेम डे में जमा करेंगे तो बैंक अकाउंट डीआर टू मोहन यानी कि बैंक वर्ड यूज करेंगे, अगर नेक्स्ट डे में जमा करेंगे तो पहले आने के समय चेक इन हैंड अकाउंट डीआर टू देने वाले का नाम, और जब इस चेक को आप बैंक में जमा करोगे तब बैंक अकाउंट डीआर, और आपके पास से ये चेक जाएगा तो चेक एसेट्स रियल अकाउंट, और ये गोज हो रहा है तो गोज के नाम को सीआर करेंगे। तो ये आपका कुछ एडवांस लेवल की एंट्रियां थी। आई थिंक कि आप लोगों को ये मैंने इजी से इजी वे में आपको समझाने का विथ कॉन्सेप्ट्स के साथ में मैंने समझाने का कोशिश किया है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।